हाँ, सो आगे है हमारे पास न्यूमेरिकल 1.7। क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल में? एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पहली बात तो। ओके, तो जो गिवन है वो लिखते जाओ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन और क्या गिवन है कि डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। मैं डिस्टेंस को सपोज कोई भी नाम दे दो, h नाम दे दो, क्योंकि गिर रहा है ना तो हाइट बोल दो। तो डिस्टेंस h कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो पहले ही ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, बाद में ना याद रहे और फिर तुम ऐसे रखते गए आंसर गलत आ जाएगा। ओके, कोई भी न्यूमेरिकल गिनो, सबसे पहला माइंड में आना चाहिए यूनिट कन्वर्जन करना है या नहीं करना है, देख लो पहले। सो 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर कर दिया है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब ऐसे देखो फिगर यहाँ पर गिवन है, मैं ये रब कर दूंगा। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिर रहा है, ऐसा बोला है। ओके, चलो फिर से पढ़ना। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो लिख दो E is equals to 2 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। गिवन है, फिगर भी गिवन है, बताया हुआ ही है। इलेक्ट्रॉन गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन गिर रहा है और यहाँ पे हमारी फिगर गिवन है। मतलब क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, so the direction of the field is reversed keeping its magnitude unchanged and a proton falls through the same distance। दूसरे केस में देखो, ये पहला केस और दूसरे केस में क्या किया? डायरेक्शन रिवर्स कर दी। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, मतलब क्या? पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले गए और नेगेटिव चार्जेस नीचे आ गए। तो देखो तुम यहाँ देख सकते हो, पहले नेगेटिव चार्जेस यहाँ थे और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ थे, और अब फील्ड रिवर्स कर दी है तो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर है और नेगेटिव चार्जेस नीचे है। अच्छा, अब ऊपर से इलेक्ट्रॉन हम फॉल कर रहे थे और अब दूसरे केस में क्या है? प्रोटॉन। तो चार्ज तो सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इसका चार्ज ना, इसका माइनस साइन और इसका प्लस साइन, प्रोटॉन का प्लस साइन। डन। तो पहले केस में क्या है? प्रोटॉन, और दूसरे केस में क्या? सॉरी, पहले केस में इलेक्ट्रॉन, दूसरे केस में प्रोटॉन। यस, क्या फाइंड करना है? कंप्यूटेड टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। अच्छा, टी फाइंड करना है। ओके, सो हमें टी फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन के लिए और हमें टी फाइंड करना है प्रोटॉन के लिए भी। टाइम ऑफ फॉल फाइंड करना है। कॉन्ट्रास्ट विद द सिचुएशंस विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अच्छा, कि अंडर द ग्रेविटी अगर फ्री फॉल हो जाएगा, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपेयर करो, बताओ कि अगर फ्री फॉल होता तो क्या होता और अगर ऐसे गिर रहा है तो क्या हो रहा है। ओके, तो हमें देखना है। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें टाइम फाइंड करना है TE एंड TP। तो ये टाइम कैसे आया? देखो यहाँ पर ये तो डायरेक्ट ही सब कुछ। ओके, कोई बात नहीं, चलो सब डायरेक्ट। चलो मैं समझाता हूँ क्या है। देखो फील्ड क्या है यहाँ पर? अपवर्ड्स है। क्यों फील्ड अपवर्ड्स है? एनी गेस करो। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अब बाहर निकलेगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलेगी, देखा था ना हमने। और नेगेटिव चार्ज हो, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो अंदर जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों, वो भी मैंने बताया। माइनस की नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है ना? नहीं, ये सिर्फ एक चार्ज है हमारा, सोर्स चार्ज, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। क्योंकि डायरेक्शन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना? नेगेटिव कहाँ है यहाँ पर? हायर पॉइंट लोअर पॉइंट जाएगा इसमें। वो तो यहाँ पर ना, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चार्ज है, प्लस। सोर्स चार्ज को हम पॉजिटिव लेते हैं ऑलवेज। करेक्ट। जो टेस्ट चार्ज होता है वो उस पे डिपेंड, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिपल होगा, तो उस पे ऐसे अलग हो गए दोनों। हाँ, 90% सही है। सोर्स चार्ज को ऑलवेज पॉजिटिव नहीं लेते, टेस्ट चार्ज को ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। तो हम टेस्ट चार्ज को ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं।
तो अगर सोर्स चार्ज भी मेरा पॉजिटिव है और अगर ये मैंने ऐसा समझो यहाँ पर मेरा टेस्ट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्जन, इसीलिए ऐसे बाहर निकलेगा। लेकिन जब मेरा ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अब भी ये पॉजिटिव है, लेकिन सोर्स चार्ज अगर मेरा अभी नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, चार्ज अंदर आएगा, तब इसीलिए अंदर आता है। ओके, ये देखा था हमने, याद रह गया ना। ओके, सो ये हमने देखा। अब क्या बोल रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। सो द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड E, where E is the capital E is the magnitude of the electric field। तो क्यों मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, क्योंकि हमारा क्या है, हमें तो फाइंड करना है क्या, F। पहले तो फोर्स ही फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करें तो हमारे लिए फॉर्मूला है हमारे पास, E is equals to F by Q, ये फॉर्मूला है। तो अभी मेरा F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F का फॉर्मूला आ जाएगा E into Q, और मेरा Q क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो मैं इलेक्ट्रॉन का E लिख देता हूं, तो E, समझ में आया F कैसे आया, E सिंपल यहां से आया, इतना लिख देते तो अच्छा ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स जो किया है वो सही किया है, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे। ओके, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड E, वेयर E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब तो हम किसकी, सिर्फ स्टैटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो F तो हमारा क्या है, E, लेकिन F इज इक्वल्स टू ma भी होता है, सो F इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या ले लेंगे, ma। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर क्या किया, me, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें, सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E, कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। फिर हमें समझ में आएगा, सर हम ये एक्सेलरेशन क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें तो क्या ढूंढना है, टाइम। हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं टाइम ढूंढने का। ओके, तो हम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ढूंढेंगे, जो पहले करते थे 8, 9, 10 में एक्सेलरेशन ढूंढ लेंगे, और एक्सेलरेशन ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये जो वो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, 3 मेन इक्वेशन, उसमें जो एक इक्वेशन था S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। सो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें जो u है वो क्या है, इनिशियल, हम तो फ्री फॉल यहाँ से छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो तो 0 है, ये 0 तो मतलब पूरा 0, तो हाफ at स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर है, वो पता है, तो a पता चल गया और ये पता है तो t मिल जाएगा। समझ में आ गया। ओके चलो, तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो E का पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो तो डायरेक्शन में आएगा ना, मैग्नीट्यूड तो वही है, साइन माइनस होगी सिर्फ। ओके, फिर कैपिटल E गिवन है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 प्रोटॉन का, और वो भी 1.6 इंटू 10⁻27 इसका प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का -31 आई थिंक सो, मुझे याद है, हाँ ये रहा, देखो है E 9.11 इंटू 10⁻31 और 10⁻27 प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻27। डन। ओके, तो ये कितना है 10⁻31, तो ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास है, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे। मेनली क्या ध्यान में रखना है, दिस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, वहां पे चार्ज, वहां पे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये E गिवन है, उसमें कोई चेंज करना है नहीं, न्यूटन ऐसा ही है सब कुछ। ओके, ये मास हमें किसमें, केजी में गिवन है यहाँ पर, तो केजी ऐसा यूनिट ही है, तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो एज यूजुअल डाल दो वैल्यू, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। यहाँ पर तो नहीं गिवन है, हमें गिनना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें फटाफट गिन के बता देता हूँ, जब तुम खुद सेल्फ प्रैक्टिस में करो तब तुम्हारा ये आंसर आना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। कूलम तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ वो तो यूनिट तो आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय ME 9.11 डिवाइड बाय 10⁻31, तो आंसर है तुम्हारा एक्सेलरेशन E इज इक्वल्स टू 3.51। ओके,
इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमने एसआई में लिया है, ये भी एसआई में लिया है और ये भी एसआई में लिया है, तो हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितना आया? 3.51 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन? पक्का? ओके। अब हम दूसरे केस में क्या फेंकेंगे? इनका इन्होंने आंसर दे दिया है, टाइम का आंसर दिया है। डायरेक्ट टाइम का दिया है। अच्छा, तो टाइम भी हम फाइंड ही कर लेते हैं, फिर बाद में जाएंगे प्रोटॉन की तरफ। ओके, सो टाइम हमारा फॉर्मूला क्या? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देयरफॉर क्या बनेगा हमारा? ये तो जीरो हो जाएगा, u जीरो है तो ut वाला जीरो, ये हो जाएगा ट्वाइस s। क्या हो जाएगा? ट्वाइस s इज इक्वल्स टू at स्क्वायर। Therefore, twice s by a is equals to t square. Therefore, t is equals to 2s by a स्क्वायर रूट में। समझ में आया फॉर्मूला? ये उन्होंने लिखा है वो कैसे आया? फिर से ये देखो, s is equals to ut plus half at स्क्वायर। उसमें u तो वैल्यू, ये सब लिखना है तुम्हें। We know that from the Newton's second law of motion, s is equals to ut plus half at square. In that our initial velocity u is 0, therefore putting the value u is equals to 0, we are getting s is equals to half at square। तो s is equals to half at square है, तो ये हाफ वाला 2 ऊपर आएगा, तो 2s is equals to 8 स्क्वायर हो जाएगा। 2s is equals to 8 स्क्वायर। अब a नीचे आएगा, so 2s by a is equals to t स्क्वायर, और t स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो t is equals to 2s by a। उन्होंने h लिया है तो h आएगा, हमने भी h लिया है। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला में हमने s लिया है, जो हमें पहले से पता था वो। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दे, तो जो हमारा a आया है उसको हमने s, ये है ना h, ये रहा डिस्टेंस 1.5 वाला, तो 1.5 डिवाइड बाय आंसर। ओके, इनटू कितना था? 10⁻²। ओके, और 2 भी है, इंटू 2, और इसका स्क्वायर रूट भी है, सो 2.9 करेक्ट है। हाँ, एग्जैक्ट है। सो हमारे देखो यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया? t for e is equals to 2.9 into 10⁻⁻9 सेकेंड। डन? अभी सेम हम करेंगे किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए फाइंड करेंगे, तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज तो उसमें यही आएगा, तो यहाँ पर तो 1.6 into 10⁻⁹, e की वैल्यू भी वही आएगी, 2 into 10⁻⁴, डिवाइड बाई ये अलग हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻27 kg। तो क्या चेंज हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा, वो यहाँ रखोगे तो AP की वैल्यू तुम्हें मिलेगी, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 into 2 into 10⁻⁻19 into 10⁻⁴ डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 10⁻⁻27। 2 into 10⁻12, 2 into 10⁻12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये क्या मिला? एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अब वापस हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, सो TP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2h बाई AP। सो वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? 2h तो हमारा वही है 1.5 into 10⁻⁻2, और AP हमारा क्या मिला? 2 into 10⁻12। तो ये आंसर मैं कर रहा हूँ, तुम देखो घर पर जब करोगे तो ये कैलकुलेशन करना, ठीक है? मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम घर पर भी कैलकुलेटर से मत करना, तुम्हें एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ओके, तो हाँ कैलकुलेशन तो आती है, नहीं कैलकुलेशन ही करनी है। ओके, यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो हमारा न्यूमेरिकल में ही टाइम चला जाए। अंडरस्टूड? ओके, तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा, वो कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे। ओके, करना कैसे है वो हम सीख रहे हैं। ओके, सो 2 into 1.5 into 10⁻⁻2 divided by 2 divided by 10⁻12। कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? 2 into 10⁻12
So 1.5 into 10 to minus 14. एक किया टी की वैल्यू नहीं, अंडर रूट में अंडर रूट की वैल्यू है अंडर रूट 1.5 into 10 to power minus 14 अंडर रूट में। अच्छा अच्छा हाँ देख लेता हूँ तो ये कितना हो गया 3 into 10 raised to minus 1.5 into 10 raised to minus 14 करेक्ट और उसको स्क्वायर रूट में लेना है तो आंसर आएगा तुम्हारा 1.22 into 10 raised to minus 7 क्या है ये सेकेंड टीपी। तो ये हमें टाइम प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्ट करो अगर फ्री फॉल होता तो क्या होता। भाई फ्री फॉल होता तो क्या होता, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितना मिलता है 9.8। ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, 9th में पढ़ा था हमने, 8th में पढ़ा था ओके तो नहीं 9th में पढ़ा था। तो क्या है मास के ऊपर डिपेंडेंट तो है नहीं, हमने पढ़ा था ना ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और एक्सेलरेशन वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमारा कितना आया, हमारा आया है 2 into 10 raised to 12 इतना ज्यादा एक्सेलरेशन। और ई कितना आया 3.51 into 10 raised to 15 मीटर पर सेकेंड। सोचो 9.8 मतलब 10 पकड़ो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक सिर्फ 10 और यहाँ पर 10 raised to 15 यहाँ पर 10 raised to 12। तो ग्रेविटी की कंपेयर में बहुत 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 ज्यादा एक्सेलरेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रेविटी में जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखे वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये तो मास के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि ये एपी और एई ढूंढने में ओनली चेंज इज व्हाट मास, बाकी ये हमारा चार्ज कैपिटल ई वो सब तो सेम था। तो मास की वजह से ही ये चेंज आया है, अगर मास सेम होता तो ये चेंज आता नहीं। सो बस यही हमें कंक्लूजन में लिख देना है। कॉन्ट्रास्ट मतलब सिर्फ कंपेयर करना है। सो देखो ये हमारा टाइम इसका कितना आया है 2.9 और हमारा कितना है, ये कौन सा टाइम है हमारा टाइम ऑफ वो कहाँ गया प्रोटॉन हाँ ये रहा 2.9 into 10 raised to minus करेक्ट करेक्ट। और इसका कितना है और नीचे है अच्छा 1.3 into 10 raised to 1.3 है हमारा 1.2247 एग्जैक्ट आ रहा है। कोई बात नहीं तो मैं यही लिखूं 1.22 into 10 raised to minus 7। अब देखो ये जो कंक्लूजन है thus the heavier particle, हेवियर कौन है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास ज्यादा है क्यों, क्योंकि वो 10 raised to minus 27 था, वो 10 raised to minus 31 है, आगे जो भी लिखा हो लेकिन हम 10 की मल्टीपल देख रहे हैं। तो हाई वेट हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन का वेट मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कंपेयर में नेग्लिजिबल है, हम कई बार तो निग्लेक्ट कर देते हैं उसको। तो अगर वो ज्यादा बड़ा मास है टेक्स अ ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। अच्छा टाइम की कंपेयर करो, टाइम की कंपेयर करेंगे ये 10 raised to minus 7 सेकेंड है प्रोटॉन के लिए, तो मैं प्लस साइड जाऊंगा तो माइनस होगा, तो मैं यहाँ पे 10 raised to minus 9 था ना, तो ये कितना आ रहा है 122 into 10 raised to minus 9 सेकेंड ओके 122। यहाँ पे जाऊंगा तो प्लस में जाऊंगा तो माइनस होगा ना, तो ये माइनस हो गया यस। तो ये कितना आया 122 into 10 raised to minus 9 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन का कितना था 2.9 into 10 raised to minus 9 10 raised to minus 9 10 raised to minus 9 सेम आ गया। तो अब देखो कौन बड़ा 2.9 बड़ा या 122 बड़ा 122 बड़ा। तो 122 मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। सोचो मास ज्यादा है तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, वही बता रहे हैं यहाँ पर कि the heavier particle proton takes a greater time, ज्यादा टाइम लग रहा है to fall through the same distance. This is in basic contrast to the situation of the free fall under the gravity. ये तो ऑपोजिट है भाई, ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली जो फ्री फॉल हो रहा है उसमें ये सुटेबल नहीं है। क्यों, वहां पर तो मास के ऊपर डिपेंडेंसी ही नहीं है ओके। सो वेयर द टाइम ऑफ फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। Note that in this example we have ignored the acceleration due to gravity. हमने तो ग्रेविटी वाला तो लिया ही नहीं है okay. In calculating the time of fall, to see if this is justified, let us calculate the acceleration of proton in the given electric field. वो तो हमने कैलकुलेट किया ना, acceleration of proton कहाँ गया, ये रहा 2 into 10 raised to
12 मीटर पर सेकंड, उसका भी देखो वही आ रहा है 1.9, हमारा तो 2 ही आ रहा है, 2 × 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमने गिन लिया है। विच इज इनॉर्मस कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी, वो तो दोनों का ही इनॉर्मस आ रहा है। ओके, the acceleration due to gravity, the acceleration of the electron is even greater, thus the effect of acceleration due to gravity can be ignored in this example। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर। क्यों? अरे भाई 10 को 10⁻15 और 10⁻12 की कंपेयर में तो इग्नोर ही करेंगे ना, सिंपल है। तो क्या किया हमने न्यूमेरिकल में, पूरा देखो, वैसे बुक में छोटा से खत्म हो जा रहा है, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल जब गिनोगे तो लंबा होगा, कैलकुलेशन के साथ और फॉर्मूला डिराइव करने के साथ, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता नहीं है। तो हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेंक रहे हैं, प्रोटॉन यहाँ से फेंक रहे हैं, डिस्टेंस सेम है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू E अपॉन क्यू। यस, ओके, सॉरी, E अपॉन क्यू नहीं, E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू। E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू। तो F इज इक्वल्स टू क्या, E is equals to F upon Q. Okay, so F is equals to EQ. Yes, F is equals to EQ. So Q की जगह हमने इलेक्ट्रॉन रख दिया, फिर प्रोटॉन रख दिया, दोनों का चार्ज तो सेम ही है। अब हमने फाइंड क्या किया, यहाँ पर E तो गिवन है और Q रख दिया तो F मिलेगा। तो दोनों के केस में हमें F मिला। अब F को हम Ma से कंपेयर कर रहे हैं। अब उसमें हमने मास ऑफ प्रोटॉन भी लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिया, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन मिला। दोनों का एक्सेलरेशन मिल गया है हमें, उसकी कंपैरिजन हम ग्रेविटी से कर सकते हैं, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें पता चलेगा कि ग्रेविटी के कंपेयर में तो ये बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटी को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं वो सेंटेंस। टाइम की अगर कंपेयर करें तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी तो थी नहीं, हमने फ्री फॉल ही छोड़ा हुआ है, तो वो जीरो ले लेंगे, वो जीरो ले लेंगे तो फॉर्मूला हमारा बनेगा t का फॉर्मूला, मतलब ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो S इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर बनेगा। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन वाला जो हमारा फॉर्मूला है 2h/a और 2s/a, वो फॉर्मूला बनेगा t का। वैल्यू पुट करो तो दोनों के वैल्यू मिलेगी। टाइम, प्रोटॉन को कितना टाइम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लग रहा है। हम सोच रहे थे कि ज्यादा हैवियर है तो शायद वो जल्दी चला जाएगा, लेकिन प्रोटॉन हैवियर है तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है नीचे जाने के लिए। ओके, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। ओके, सो यही हमारा एग्जांपल 1.7 डन। लास्ट आंसर को यहाँ पे कंपेयर करने को बोला है तो करना ही पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो तो रूट में रहने दो तो चलेगा, और अदरवाइज जैसे कि ये हमारा आंसर था, राइट, तो ये 1.22 आया, तो 1.22 की जगह उन्होंने तो 1.3 ही लिखा है। 1.3 मतलब क्या होगा तुम्हारा, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, तो अंदर क्या हो जाएगा, वो 13 है तो अंदर हो जाएगा क्या, 169 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आ रहा होगा, बाहर आएगा तो 13, लेकिन 13 मतलब 169 नहीं 16 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। अंडरस्टूड, मतलब वो तो तुम्हें फिर स्क्वायर रूट करना हो तो तुम्हें वो वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। क्या स्क्वायर रूट में तुम्हारा आ गया क्या 150 आ गया, तो 150 का तो मुझे पता ही नहीं, तो फिर वो जो हम 8 में सीखे थे वो वाली मेथड करनी पड़ेगी कि 1 का स्क्वायर 1, ओके, 2 का पेयर लेना है तो 1 का स्क्वायर 1, ओके, यहाँ पर 0 और 1 + 1 कितना होता है 2। अब ये दोनों साथ में नीचे उतर जाएंगे तो 50, अब 21 1 जा 22 2 जा 23 3 जा, तो 22 2 जा पे हो जाएगा, 22 2 जा तो कितना हो गया 44, ये कितना आ गया 6। अब 22 + 2 कितना होता है 24, ये 2 जो का ये किया है वो कितना होता है 24। अब यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पर 2 0, पहले तो 1 0 रखते थे हम, नॉर्मल डिवाइड करते हैं तब 1 0 रखते हैं, यहाँ पे कितने 0 2 0, क्योंकि सब कुछ पैर में ही नीचे उतारना है, तो 2 0 रखे। अब 2 4 1 1 जा, 2 4 2 2 जा, नीचे सेम होना चाहिए, 2 4 1 1 जा, 2 4 2 2 जा, 2 4 3 3 जा, तो 2 4 3 जा से तो होगा ही नहीं, तो 2 4 2 2 जा, तो ये 2 4 2 जा जो भी हो इतना तो मिल गया ना, तो 150 मतलब क्या 12.2, स्क्वायर रूट में 150 हो तो आंसर क्या आएगा 12.2, हमें पता ही है स्क्वायर रूट में 144 हो तो आंसर आता है 12, 12 रूट में 169 हो तो आंसर आता है 13, तो 12 रूट में 150 हो तो आंसर कितना आएगा 12.2। बस एक डेसिमल तक जाओ तो भी बहुत होगा।
डन। लेकिन वो करना पड़ेगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सोचने का टाइम तो मतलब तुम स्किप ही कर दो, तुम्हें तो न्यूमेरिकल आना ही चाहिए ऐसे लाइक दैट। क्यों? क्योंकि अभी सोचेंगे क्या करे और फिर कैलकुलेट करे, हाउ मच टाइम इट विल टेक, जस्ट इमेजिन ये सब कैलकुलेशन करने में। जीएसएबी में कैलकुलेटर अलाउ है, अभी बार बार वो डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके। बट कहने का मीनिंग है जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो तुम्हें करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें गिवन है, सारे सीबीएसई स्टूडेंट का कोई यूज नहीं करने देंगे, ओके। एक के लिए तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, एक भरूच के लिए तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, सबके लिए ये सिचुएशन है। तो सब अगर प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करके मार्क्स लाएंगे तो हम भी लाएंगे, ओके। लेकिन जरूरी क्या है? प्रैक्टिस करना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। समझने के बाद और प्रैक्टिस चाहिए, खुद प्रैक्टिस करनी है। घर पर भी तुम फिर कैलकुलेटर, यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए हम कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, लेकिन तुम्हें तो प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि तुम टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो। तो अभी से स्टार्ट कर दो। उस दिन भी बताया था कितना टाइम है, अब मई शुरू हो जाएगा, ओके। तो 6 मंथ पकड़ो, 6 मंथ, फिर तो रिवीजन। तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं, पढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ करते जाओ, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया? ये नहीं मतलब ऊपर वाला 1.7 डन।